वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, रांची हिंसा को लेकर गृह मंत्रालय सख्त, मांगी रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड की राजधानी रांची में पिछले दिनों हुई हिंसक घटनाओं पर सख्त रुख अपनाया है। मंत्रालय ने रविवार को पूरे मामले पर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस से पूरी रिपोर्ट मांगी है। रांची हिंसा में शामिल लोगों को चिन्हित करने को कहा गया है। खुफिया जानकारी के अनुसार इस घटना में उत्तर प्रदेश से 14 लोग विशेष रूप से रांची आए थे। इन लोगों ने ही पथराव और हिंसक घटना को अंजाम देने के लिए युवाओं को भड़काने का काम किया। इसके लिए फंडिंग भी की गई थी। रांची में हिंसा भड़काने के लिए उत्तर प्रदेश से पहुंचे लोग किस ट्रेन से झारखंड की राजधानी पहुंचे थे, इसकी पूरी जानकारी खुफिया विभाग को मिल गई है। ट्रेन टिकट सहित ये कहां ठहरे थे, इसका भी पूरा ब्यौरा मिल गया है। इनको चिन्हित करते हुए कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सारी स्थिति पर राजभवन से रिपोर्ट तलब की है। राज्यपाल ने डीजीपी नीरज सिन्हा से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। पूरी जानकारी मिलने के बाद राजभवन से रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी, जिसे राष्ट्रपति के समक्ष भी रखा जाएगा। अगली खबर, इस बार इंटरनेशनल योगा डे होगा अलग। मोदी सरकार के 75 मंत्री 75 ऐतिहासिक जगहों पर करेंगे योग। इस साल होने वाला इंटरनेशनल योगा डे कुछ अलग होने वाला है। इस बार मोदी सरकार के 75 मंत्री देश के 75 अलग अलग ऐतिहासिक जगहों पर योग करते हुए नजर आने वाले हैं। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जहां पीएम नरेंद्र मोदी कर्नाटक के मैसूर पैलेस में योग करेंगे, तो वहीं उनकी कैबिनेट के 75 मंत्री देश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जगहों पर योग करेंगे। अगली खबर, बंगाल में उपद्रवियों की भीड़ ने लोकल ट्रेन पर किया पथराव। पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा नेता नुपुर शर्मा की कथित विवादित टिप्पणी के खिलाफ राज्य में हिंसा का आलम जारी है। अभी हावड़ा जिले में हिंसा की आंच थमी ही थी कि नदिया जिले में कट्टरपंथियों ने लोकल ट्रेन पर पथराव किया और जिले में स्थित बेथुआ डहारी स्टेशन पर तांडव मचाया। हावड़ा व मुर्शिदाबाद जिले में हुई भारी हिंसा के बाद रविवार शाम एक विशेष समुदाय के लोगों ने नदिया जिले के बेथुआ डहारी स्टेशन पर जमकर तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि भाजपा नेता की कथित टिप्पणी के खिलाफ एक विशेष समुदाय द्वारा वहां जुलूस निकाला गया था और जुलूस में शामिल लोगों की भीड़ ने अचानक स्टेशन पर हमला बोल दिया। लोकल ट्रेन में भी जमकर तोड़फोड़ की। इससे ट्रेन में सवार कई यात्री भी घायल हुए हैं। इस घटना को लेकर वहां भारी तनाव का माहौल है। यात्रियों में दहशत है। खबर, देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री राजभवन के अधिकारियों का भी फोन नहीं उठाते हैं। राज्यपाल रमेश बैस इससे काफी नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए इसकी शिकायत मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से भी की है। राज्यपाल उपायुक्त के विरुद्ध कार्रवाई का भी आदेश जारी कर सकते हैं। दरअसल राज्यपाल रमेश बैस के पिछले दिनों देवघर के दौरे के पहले राजभवन के वरीय अधिकारियों ने कई बार फोन कर देवघर के डीसी मंजूनाथ भजंत्री से संपर्क करने की कोशिश की थी। देवघर के उपायुक्त ने अधिकारियों का फोन नहीं उठाया। बताया जाता है कि राज्यपाल के एडीसी के साथ साथ उनके प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने भी उन्हें कई बार फोन कर संपर्क करने की कोशिश की थी। अगली खबर, KYC ECI ऐप में भी मिलेगी उम्मीदवारों की पूरी जानकारी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधा हेतु KYC ECI ऐप तैयार किया गया है। इस ऐप की मदद से मतदाता अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार यह ऐप गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। इसके माध्यम से मतदाता अपने क्षेत्र का चयन कर अथवा जिस उम्मीदवार के बारे में जानना चाहते हैं उसका नाम लिखकर भी उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐप में उम्मीदवार के बारे में सर्च करते ही उसके बारे में मुख्य जानकारी जैसे कि पूरा नाम, पता, उसकी पार्टी, दर्ज आपराधिक मामले आदि का विवरण प्राप्त हो जाता है। इससे मतदाता अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर अपने पसंद के सही जनप्रतिनिधि चुन सकते हैं। अगली खबर, हेमंत सोरेन ने भाजपा से पूछा सवाल, हमने सरना आदिवासी धर्म कोड पास कराया, विपक्ष अभी तक चुप क्यों? जनजातीय समुदाय के लिए जनगणना में सरना आदिवासी धर्म कोड की मांग पर एक बार फिर राज्य में सियासी संग्राम तेज होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसे लेकर मुखर हैं। गौरतलब है कि विधानसभा का विशेष सत्र आहूत कर उन्होंने जनगणना में सरना आदिवासी धर्म कोड शामिल करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कराकर केंद्र को भेजा था। इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। इधर जनजातीय समुदाय को लुभाने की नई सिरे से आरंभ हुई राजनीति में भाजपा ने सम्मेलन कराया तो सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस मुद्दे को उछालते हुए उसकी घेराबंदी
आरंभ कर दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए ट्वीट किया है कि हमने विधानसभा से सरना आदिवासी धर्म कोड पारित कर केंद्र सरकार को भेजा है। क्या कारण है, इस पर अभी तक विपक्ष चुप बैठा हुआ है। क्यों आदिवासियों को उनका धर्म कोड नहीं दिया जा रहा? हमारी जनसंख्या से भी कम संख्या वाले को अपना कोड है, तो फिर आदिवासियों का अलग धर्म कोड क्यों नहीं? अगली खबर, झारखंड में महंगी होंगी गांव की जमीन, नई कीमत तय करने के लिए मूल्यांकन शुरू, सरकार ने जारी किया आदेश। 1 अगस्त के ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन की कीमत बढ़ जाएगी। बढ़ी हुई कीमत पर ही जमीन का निबंधन होगा। इसके मद्देनजर झारखंड सरकार ने जमीन की कीमतों का मूल्यांकन करने का दिशा निर्देश जारी किया है। प्रत्येक 2 साल पर जमीन की कीमत बढ़ाई जाती है। पिछले साल यानी 2021 में शहरी क्षेत्रों की जमीन की कीमत बढ़ाई गई थी। इस साल ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन की कीमत में न्यूनतम 10% वृद्धि की जाएगी। नया दर 1 अगस्त 2022 से लागू होगा। इसके लिए पलामू में जमीन की कीमतों के मूल्यांकन की तैयारी है। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड सरकार के संयुक्त निबंधन महानिरीक्षक ने पलामू समेत झारखंड के सभी जिलों के जिला अवर निरीक्षक को पत्र लिखकर ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन का मूल्यांकन का निर्देश दिया है। अगली खबर, रांची हिंसा में 25 FIR, 22 नामजद, 6 थानों को छोड़ अन्य क्षेत्रों से हटी धारा 144। शुक्रवार को राजधानी रांची में हुई हिंसा घटना के बाद रविवार को SSP सुरेंद्र कुमार झा और उपायुक्त छवि रंजन ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। SSP ने बताया कि डेली मार्केट थाना, डोरंडा थाना, कोतवाली थाना, हिंदपीढ़ी, चुटिया थाना और लोअर बाजार थाना क्षेत्र में धारा 144 लागू रहेगी। इन थाना क्षेत्रों में दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जरूरी सामग्रियों को खरीदने के लिए स्थानीय लोगों को छूट दी गई है। हालांकि इस दौरान एक जगह पर 4 लोग जमा नहीं हो सकते हैं। ऐसी स्थिति पर पुलिस कार्रवाई करेगी। वहीं अन्य थाना क्षेत्रों में धारा 144 हटा दी गई है। अगली खबर, दिल्ली से आए मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रशासन ने रोकी। स्थानीय मुस्लिम ने कहा, बाहर से आकर लोग कर रहे अमन चैन खराब। राजधानी रांची में माहौल जैसे जैसे सुधर रहे हैं वैसे वैसे सियासत भड़कती जा रही है। जमीयत उलेमा हिंद के महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन दिल्ली से आकर कड्रू के मदरसा हुस्निया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की। मौके पर ग्रामीण SP नौशाद आलम और अरगोड़ा थाना प्रभारी विनोद कुमार पहुंचे और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में ही रोक दिया। इस दौरान एक स्थानीय मुसलमान ने मौलाना पर दंगा भड़काने का आरोप लगाया। अगली खबर, रांची में हिंसा के बाद रिम्स प्रबंधन की प्रेस वार्ता, घायलों को लेकर किया अफवाहों का खंडन। शुक्रवार की राजधानी में बड़ी हिंसक घटना हुई। जुम्मे की नमाज के बाद सड़कों पर उपद्रवी तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया। रांची में हिंसा घटना में करीब 20 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 13 लोगों का रिम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज रिम्स के विभिन्न विभागों में शुरू हुआ। घायलों की स्थिति के बारे में ताजा जानकारी देने के लिए रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक हिरेन बिरुआ, चिकित्सा उपाधीक्षक डॉक्टर शैलेश त्रिपाठी और PRO डॉक्टर कृष्ण मुरारी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक हिरेन बिरुआ ने कहा कि शुक्रवार को हुए हिंसक झड़प में कुल 13 लोगों को रिम्स में भर्ती किया गया था, जिन्हें इलाज के लिए रिम्स लाया गया था। इनमें से 3 को इमरजेंसी विभाग में इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। वहीं 3 की स्थिति गंभीर थी। इलाज के क्रम में 2 लोगों की मौत शुक्रवार को हुई। मृतकों में मोहम्मद मुदस्सिर उर्फ कैफी और साहिल हैं। दोनों के 100 पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड की निगरानी में किया गया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। वहीं चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि नदीम के गले में गोली लगी है, जिस वजह से सिर में खून का थक्का जमा हुआ है। फिलहाल नदीम अंसारी का इलाज रिम्स के न्यू ट्रामा सेंटर के ICU में चल रहा है। अगली खबर, नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद का अभिनंदन समारोह, कहा झारखंड सरकार नहीं कर रही कोई काम। जिला धनबाद के जिला सर्किट हाउस में झारखंड जदयू के प्रदेश अध्यक्ष व नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद खीरू महतो के स्वागत में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में जिला अध्यक्ष पिंटू सिंह, महानगर अध्यक्ष राजू सिंह के साथ साथ पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित सांसद का स्वागत किया। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद खीरू महतो ने कहा कि पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद बनाया गया है। इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा सहित सभी विधायकों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि झारखंड में पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। बिहार के मंत्री श्रवण कुमार झारखंड के सभी जिलों का दौरा करेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। साथ ही इस दौरान उन्होंने सरकार पर भी हमला बोला। कहा सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार का मॉडल अपना रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो रहे हैं। अगली बड़ी खबर, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सचिव ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को लिखा पत्र। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सचिव महीप कुमार सिंह ने रविवार को राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। यह पत्र उन्होंने कक्षा 8, 9 एवं 11वीं के द्वितीय सावधिक परीक्षा 2022 के आयोजन एवं मूल्यांकन के संबंध में लिखा है। पत्र में उन्होंने लिखा है, कक्षा 8, 9 एवं 11वीं के द्वितीय सावधिक परीक्षा 28 जून, 15 जून तथा 16 जून से पूर्व निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होनी है। इसके लिए आवश्यक तैयारियां पूरी की जा चुकी है। कक्षा 8 की सादी उत्तर पुस्तिका सभी बीआरसी को मुद्रक द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही लिखा है कि कक्षा 9 की प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका गोपनीय मुद्रक द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। कक्षा 11वीं की सादी उत्तर पुस्तिका सभी परीक्षा केंद्र को उपलब्ध कराई जा रही है। अगली खबर, शिक्षकों के तबादले पर सरकार का बड़ा फैसला, अब बड़े साहब ट्रांसफर पोस्टिंग से रहेंगे किनारे। झारखंड में शिक्षकों के तबादले के लिए अब विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कोई कमेटी गठित नहीं की जाएगी। असाध्य रोग से ग्रसित शिक्षकों पर स्थानांतरण के सामान्य नियम लागू नहीं होने हैं। वर्ष 2019 में लागू शिक्षक स्थानांतरण नीति में कहा गया था कि असाध्य रोग से ग्रसित शिक्षकों से संबंधित अपवाद को अत्यंत विशेष परिस्थिति में रखा जाएगा, तब केवल अति विशेष परिस्थिति में ही इनका स्थानांतरण हो सकेगा। इस तरह के अनुरोधों पर विचार करने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जानी थी, जिसमें स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा कल्याण विभाग के सचिव सदस्य तथा माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशक सदस्य होते। पिछले दिनों नीति में किए गए संशोधन में विकास आयुक्त की बजाय माध्यमिक तथा प्राथमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने की बात कही गई है। संबंधित निदेशक प्राथमिक शिक्षकों के मामले में प्राथमिक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षकों के मामले में माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में गठित कमेटी में विभाग द्वारा मनोनीत SC/ST के पदाधिकारी, वरिष्ठतम RDDE तथा विषय से संबंधित उप निदेशक सदस्य होंगे। अब यह भी तय किया गया है कि ऐसे शिक्षकों के स्थानांतरण अति विशेष परिस्थिति में जून-जुलाई माह में हो सकेगा। अगली खबर, 11वीं व 12वीं के छात्रों को मिलेगी विषयवार किताबें। झारखंड के +2 स्कूलों के छात्र छात्राओं को 11वीं और 12वीं की किताबें उपलब्ध कराई जाएगी। सभी छात्र छात्राओं को उनके विषय के आधार पर किताबें उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए सभी जिलों से विषयवार जरूरी किताबों की संख्या मांगी गई है, ताकि उसी अनुसार किताबों की छपाई कराकर छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराई जा सके। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद ने इस संबंध में सभी जिलों से रिपोर्ट तलब की है। 11वीं में विज्ञान, आर्ट्स और कॉमर्स संकाय में 30 किताबें निर्धारित हैं, जबकि 12वीं के लिए 33 किताबें निर्धारित हैं। वहीं राज्य में 1ली से 8वीं के बच्चों की पाठ्य पुस्तकें बांटी जा रही हैं। गर्मी की छुट्टी के पहले किताबें स्कूलों में पहुंचनी शुरू हो गई थी। गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल खुलने पर बच्चों को स्कूलों के माध्यम से किताबें दी जा रही हैं। ये किताबें 7वीं तक के छात्र छात्राओं को दी जा रही है। इसके अलावा 8वीं, 9वीं और 10वीं के छात्र छात्राओं के लिए भी किताबें भी स्कूलों में पहुंच चुकी हैं। रिजल्ट के आधार पर पास करने वाले छात्र छात्राओं को किताबें दी जाएगी। अगली खबर, BEO व क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी कर सकेंगे शिक्षकों का डिप्यूटेशन। राज्य में शिक्षकों का प्रतिनियोजन अब प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, BEO, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, एरिया अफसर भी कर सकेंगे। प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति का अधिकार इन्हें भी दिया गया है। नई नियमावली में जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। सहायक आचार्य नियुक्ति सह सेवा शर्त नियमावली में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव भी किया गया है। राज्य के किसी प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षक के अभाव में विद्यालय का कार्य बंद होने की स्थिति में क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी या अवर विद्यालय निरीक्षक अपने क्षेत्राधीन अवस्थित किसी ऐसे विद्यालय जिनमें शिक्षकों की संख्या अधिक है, उनमें से एक शिक्षक की प्रतिनियुक्ति कर सकते हैं। शिक्षक की प्रतिनियुक्ति अधिकतम 6 माह के लिए होगी। प्रशासनिक कारणों से उपयुक्त स्थान विशेष में अधिकतम 1 वर्ष के लिए शिक्षक की प्रतिनियुक्ति कर सकते हैं। इसके अलावा विशेष परिस्थिति में प्राथमिक शिक्षा निदेशक शिक्षक की प्रतिनियुक्ति कर सकेंगे। प्रतिनियोजन अवधि में शिक्षक को किसी अन्य प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि पूर्व में शिक्षकों का प्रतिनियोजन सामान्य परिस्थिति में 3 माह के लिए किया जाता था। अगली खबर, भारतीय रेलवे में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। रेलवे रिक्वायरमेंट 2022 के लिए उत्तर सीमांत रेलवे ने अप्रेंटिस के पदों के रेलवे सरकारी नौकरी को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। जो लोग रेलवे सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे NFR की आधिकारिक वेबसाइट nfr.indianrailways.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर
रेलवे रिक्रूटमेंट 2022 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून है। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत 1 जून 2022 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 30 जून है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश जैसा हो उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई, मेयर आशा लकड़ा। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री और रांची के मेयर डॉक्टर आशा लकड़ा ने हिंसक घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में उपद्रवियों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्वरित कार्रवाई की है, वैसी कार्रवाई रांची में भी होनी चाहिए, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार उपद्रवियों को बचाने में लगी है। आशा लकड़ा ने कहा कि बिहार के मंत्री नितिन नवीन पर जानलेवा हमला किया गया। उपद्रवियों की ओर से किए गए पत्थरबाजी में कई निर्दोष लोग भी घायल हो गए। इसके साथ ही दर्जनों वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया है। इतना ही नहीं, एसएसपी सहित कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। मेन रोड की दुकानों में लगे सीसीटीवी में उपद्रवियों के चेहरे कैद हैं। इसके बावजूद अब तक पुलिस ने किसी उपद्रवी को गिरफ्तार नहीं किया है। अगली खबर, मजदूर भूखे मरे, हेमंत सोरेन को मतलब नहीं, मजदूरों ने बयां की दर्द। झारखंड के सरायकेला में मजदूरों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। धारा 144 के कारण अपने घरों में ही तख्तियां लेकर अपने दर्द को बयां किया। मजदूर भूखे मरे, हेमंत सोरेन को मतलब नहीं स्लोगन लिख मजदूरों ने अपनी दर्द को बयां किया। दरअसल रविवार को सिंहभूम ट्रैक्टर 407 ऑनर सप्लायर मजदूर यूनियन का सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन का कार्यक्रम प्रस्तावित था, पर रांची में हिंसा के कारण सरायकेला जिले में धारा 144 लगने के कारण यूनियन के पुतला दहन कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। उन्होंने अपने घरों में ही तख्तियां लेकर इसका विरोध प्रदर्शन किया। अगली खबर, नीतीश कुमार के मंत्री नितिन नवीन पर हमला करने वाला गिरफ्तार, पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी। रांची के मेन रोड में उपद्रव के दौरान बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन पर हमला मामले में पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के पहाड़ी टोला निवासी मोहम्मद अनीस को गिरफ्तार किया है। वह इम्तियाज का पुत्र है। इंस्पेक्टर संजय कुमार ने बताया कि एक आरोपित को गिरफ्तार किया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। मालूम हो कि बीते 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद रांची में भारी हिंसा उपद्रव हुआ था। इस दौरान मेन रोड में बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन की गाड़ी पर उपद्रवियों ने हमला किया था। अगली खबर, पलामू में डॉन कुणाल सिंह हत्याकांड में छोटा डब्लू सिंह के घर की कुर्ती भाई गिरफ्तार। पलामू के डॉन कुणाल सिंह हत्याकांड में मेदिनीनगर टाउन थाना की पुलिस ने अभिषेक सिंह और छोटा डब्लू सिंह के घर की कुर्की की है, जबकि मौके से पुलिस ने उसके भाई सरवन सिंह को गिरफ्तार किया है। डॉन कुणाल सिंह की जून 2020 में हत्या हुई थी। टाउन थानेदार अरुण कुमार महता ने बताया कि डॉन कुणाल सिंह हत्याकांड में कुर्की हुई है, जबकि सरवन सिंह तो अन्य आपराधिक मामलों में गिरफ्तार हुआ। इधर 2 धार्मिक स्थलों पर पेट्रोल बम से हमला, प्राथमिकी दर्ज। रांची के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग धार्मिक स्थलों पर पेट्रोल बम से हमला का मामला सामने आया है। घटना को लेकर हिंदपीढ़ी पुलिस ने अलग अलग 2 प्राथमिकी दर्ज की है। पहली घटना हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र के बड़ा तालाब के समीप स्थित एक धार्मिक स्थल की है। इस घटना को लेकर हिंदपीढ़ी थाना की पुलिस ने खुद को शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की है, जबकि दूसरी हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र के फर्स्ट स्ट्रीट की है। इस मामले में पुलिस ने धार्मिक स्थल के प्रबंधक की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। हमले की दूसरी घटना शनिवार सुबह करीब 3:15 बजे की है। घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को जांच के लिए उपलब्ध कराया गया है। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार घटना को अंजाम बाइक सवार 3 युवकों ने अंजाम दिया है। बाइक सवार तीनों युवक पहले धार्मिक स्थल के पास पहुंचे। आसपास देखने के बाद बाइक से 2 युवक उतरे। इसके बाद एक युवक ने पेट्रोल बम निकाला, दूसरे युवक ने उस पर आग लगाई। इसके बाद युवक ने पेट्रोल बम धार्मिक स्थल पर फेंक दिया, जिससे वहां आग की लपटें उठी। इस पूरे घटना के दौरान एक युवक बाइक स्टार्ट कर रखे हुए था। घटना के बाद तीनों युवक बाइक से थोड़ी दूर आगे गए। इसके बाद बाइक वापस मोड़ कर आए और जिस रास्ते से आए थे उसी ओर से वापस भाग निकले।